हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के सिलेबस का आज स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 2 थर्मल फिजिक्स। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम काफी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन इसमें हम चाह रहे थे कि आपका जो जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, ये पूरे पोर्शन को हम आज की इस क्लास में कवर करें। लेकिन लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और कुछ चीजें कंप्रोमाइज होती, इस वजह से सिर्फ सेकंड लॉ तक हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे और एंट्रोपी और थर्ड लॉ को हम लोग अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास कल हमारी होगी, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें जो है बाद में होंगी। तो थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, सिलेबस भी आपका वहीं से मेंशन है। ठीक है, तो बहुत कुछ बेसिक चीजों के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक टर्म यूज होगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए, एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ये हुआ आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल को या क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है ना, कि आपका जो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जो उसके स्टेट को, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि आपका ये पूरा सिस्टम अभी इस कंडीशन में है, इस स्टेट में है, उन सारे वेरिएबल्स को, उन सारी क्वांटिटीज को, उन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, और ये हैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, पी, वी, टी, एस और यू, ये सब आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी सिस्टम के स्टेट को, उस पर्टिकुलर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, आगे से इसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? किसी भी गैस की, किसी भी गैस का, जैसा कि आपने कहा ना कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कंडीशंस होती हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनके बीच में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। तो अगर हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम है, क्या प्रेशर है, उसका रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और ये ध्यान रहे कि ये एन मोल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस मतलब वो गैस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है, जिनका साइज बहुत ही छोटा है, जो एक दूसरे से जब कोलिजन करते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। आपने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में जितने भी प्रॉपर्टी जो पड़े हुए हैं आइडियल गैसेस के, वो सारी बातें आपको पता है। तो आइडियल गैसेस मतलब जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, ऐसे सभी आइडियल गैसेस के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। एन मोल है तो एन लिखा जाएगा, एक मोल की बात होगी तो एन की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, अगर हम किसी रियल गैस की बात करें, रियल गैस का मतलब कि ऐसा गैस जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज थोड़ा बड़ा है और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, मतलब अट्रैक्शन थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो ऐसे केस में जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए होता है रियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल गैस इक्वेशन। इसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये भी एन मोल के लिए आपका रियल गैस इक्वेशन है और ये आपका एन मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। एक मोल की बात होगी तो यहां पर 1 रख देंगे, पीवी इक्वल टू आर टी, यहां पर भी 1 रख देंगे अगर एक मोल के लिए, तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, आप ऐसे आपने याद भी किया होगा, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर और यहां पर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात आपको याद रखनी इस पूरी कहानी से कि यहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि एन मोल रियल गैस के लिए वंडरवाल गैस इक्वेशन कौन है चारों में से। तो जनरली लोगों को यह बात पता नहीं होती है कि एन मोल्स पर सिर्फ यहां एन नहीं लगता है, यहां भी एन लगता है और यहां पर तो एन का स्क्वायर लगता है। तो ये पूरा एन मोल के लिए आपको इक्वेशन याद रखना जरूरी है, 1 मोल के लिए तो सबको याद ही होगा। तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो ये इक्वेशन आपके लिए एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है? तो 3 टाइप का होगा। ये नॉमेनक्लेचर है, सिंपल सा, बस याद रखिए। लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं, अदरवाइज पीजीटी में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं इस तरह की चीजें पूछी जाए। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल हो या एक्सचेंज पॉसिबल हो। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका मास भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, वो ओपन सिस्टम बोला जाएगा। और क्लोज्ड सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोज्ड है। ठीक है, और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो और ना ही मास का या मैटर का, उसको लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी मास कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफर होते हैं और क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये 3 नाम है, आप इनको याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है और ये एग्जांपल्स है, इस पूरे स्लाइड में ये दो बातें आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि अगर दो अलग अलग सिस्टम हैं जो नॉन इंसुलेटिंग मीडियम से यहां पर बीच में सेपरेट किए गए, मतलब इनके और इनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो अगर दो ऐसे हमारे पास सिस्टम हो जो किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, अगर आपका सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है और दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, टीए इक्वल टू टीसी, तो ये दोनों हो गए थर्मल इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली जो आपका सिस्टम बी है वो भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनके बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टीबी इक्वल टू टीसी। तो अगर दो अलग अलग सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब इनका भी टेम्परेचर आपस में क्या होगा, सेम होगा, और इनका अगर टेम्परेचर सेम होगा इसका मतलब कि अगर हम इसको दीवार को हटा दें तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। यहां पर हीट का एक्सचेंज होने के बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको लेके जानी है कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है कि टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी दो सिस्टम के बीच में हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है, तो ये फैक्टर डिसाइड करने वाले टर्म का नाम क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ये सवाल एग्जाम में ऐसा बन सकता है, बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए, एक सवाल लगभग आता ही रहता है कि टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, खास करके आइडियल गैस के लिए पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पूरा ऐड कर दें तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोली जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस में एनर्जी दूसरी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज कि काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मोशन पर, वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। तो जो भी आपके पास सिस्टम है उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, तीनों के तीनों मोशन ही है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जितनी भी टोटल एनर्जी बन रही होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन हो रहा है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है ना। तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। एक सवाल आपने किया होगा जिसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन नॉन कंजर्वेटिव है, और ऑप्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक इंटर एटॉमिक फोर्स दिया था और एक दिया था विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन तो आपके नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसको तो वो तो आपको पता ही था कि वो कंजर्वेटिव होते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन था वो आपने वहां देखा था, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो भी आपके कंजर्वेटिव होते हैं। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करें किसी आइडियल गैस के लिए, तो आपको पता है कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स काम नहीं करता। तो अगर आइडियल गैस के लिए हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने जाएं तो उसमें कोई भी फोर्स अगर काम नहीं करता उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा वो फार्मूला आपको पता है 1/2 × F, ये आप आगे पढ़ेंगे
इक्विपार्टीशन का फार्मूला, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके हिसाब से 1/2 इंटू एफ इंटू के इंटू टी, और अगर ये बात हम करें मोनोएटॉमिक गैस की तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 केवीटी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बात आपको याद कर लेनी है, अच्छे तरीके से रट लेनी है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का एक यूनिक फंक्शन होती है। ठीक है, टेम्परेचर का एक यूनिक फंक्शन होती है, मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी। सेम टेम्परेचर पर, मतलब एक ही टेम्परेचर पर दो एनर्जी नहीं मिल सकती, या दो एनर्जी के लिए सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ये टेम्परेचर का एक यूनिक फंक्शन होती है। यानी अगर आप आइडियल गैस का टेम्परेचर बदलेंगे तभी और केवल तभी उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है उसकी इंटरनल एनर्जी को बदलने का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है, आप आगे देखेंगे थियरीज में भी कई जगहों पर, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के और बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, रियल गैस। अगर हम किसी रियल गैस की बात करें तो जैसे आपने रियल गैस के लिए स्टेट इक्वेशन पीछे देखा, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। वो जो रियल गैसेस होती हैं, उन रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो उससे निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि रियल गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही, उसके वाइब्रेशन, रोटेशन और ये जितने भी टर्म हैं, काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा, बट फोर्स काम कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी आपने देखा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर हम फोर्स की बात करें तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर वॉल्यूम डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये टर्म आपका वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, ये टर्म आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होगी, जबकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है रियल गैस और आइडियल गैस में। बाकी यहाँ पर इसमें ये जीरो होता है फोर्स, इसलिए ये जीरो हो गया था पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जीरो नहीं होता इसलिए जीरो नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये P है और ये V है, और मान लीजिए कोई सिस्टम जिसको आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ले जा रहे हैं, मतलब उसका आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो ये कुछ मान लीजिए यहां से होकर के यहां पहुंच गया। तो अगर आप किसी सिस्टम को उसके प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने में जो वर्क डन है वो वर्क डन का एक्सप्रेशन, ये देखिए P और V के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है, यहां से जब आप यहां गए तो ये आपका वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हुआ है। इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है आपके पास कि W इज इक्वल टू P इंटू डीवी। W इज इक्वल टू P इंटू डीवी, ये बिल्कुल वैसे जैसे आप यहाँ पर F लेते थे और यहाँ पर X लेते थे, तो आप बोलते थे W इक्वल टू फ्रॉम X1 टू X2, और यहाँ पर बोलते थे F dx, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता था उसमें एरिया अंडर द कर्व जैसे निकालते थे, बिल्कुल सेम ही केस है, वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही। तो यहाँ पर W इक्वल टू होता है P dV, जैसे F dx होता था वैसे P dV, और ये X1 टू X2 होता था तो ये V1 टू V2 हो जाएगा। और ये एक्चुअली क्या देता है आपको, ये देता है इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया कवर हो रहा है, ये इसका एरिया आपको देता है। ठीक है ना, तो एरिया अंडर दी कर्व, यानी जो P और V का ये कर्व है, PV कर्व, इसके अंडर जितना एरिया कवर हो रहा है वॉल्यूम वाले एक्सिस पर, ये आपको बताता है वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, और ये इंटीग्रल के फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर प्रेशर भी वेरी हो रहा है, इसलिए इंटीग्रल के अंदर प्रेशर है। जब ऐसा हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इस इंटीग्रेशन से प्रेशर को बाहर कर लेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और इसकी लिमिट रख लेंगे v1 से v2 तक, और लिमिट होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस v1, जिसको हम p और डेल्टा v बोल करके ये लिख सकते हैं। तो w इक्वल टू p डेल्टा v भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट इन जनरल ये आपका ऐसा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला हम तब यूज करते थे जब हमारा फोर्स होता था वेरिएबल, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट हो जाता था तो इसको F को हम निकाल देते थे बाहर, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता था x, और लिमिट फ्रॉम x1 टू x2, तो यहां पर होता था F x2 माइनस x1, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कुल मिलाकर के, है ना। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर भी, तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया वर्क डन का थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में एक दो सवाल भी कम से कम सॉल्व होंगे, और वो ये है कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहां पर ये है कि ये जो वर्क डन आप यहां से वर्क कैलकुलेट करेंगे, ये वर्क जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये आपका हुआ एक सिलेंडर, ये पिस्टन ले लिया आपने और इसके अंदर ये गैस भरी हुई, तो यहां से इस चीज को हम इमेजिन करें तो काफी आसान होगा।
एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव। सिंपल सी कहानी आप यहां से देखिए, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है मतलब एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट ने सिस्टम के ऊपर काम किया हो, मतलब हमने अगर बाहर से कुछ ऐसे काम किया हो, इसको मानिए प्रेशर लगा करके हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को कम कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। और आप देखिए कि जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज, और जब वॉल्यूम होगा डिक्रीज तो यहां पर एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम था, W इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रेट किया था तो P और डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस में V1। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पर अगर आप इसको इसके ऊपर वर्क करके इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने के बाद फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा, यानी ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, यहां माइनस लगा। तो ऐसे में आपकी जो W की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब W की वैल्यू निगेटिव आएगी। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये सिस्टम खुद अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके, अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर, अगर ये सिस्टम खुद, ये गैस खुद, ये सिस्टम खुद इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर वर्क करे और अपनी एनर्जी खर्च करे, तो ये धीरे धीरे जाएगा ऊपर, है ना। और ऐसे में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुआ इनिशियल वॉल्यूम से, तो V2 माइनस V1 करने पर पॉजिटिव आएगा, प्रेशर तो पॉजिटिव था ही, तो ये पूरा रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको, ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, और इस पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब याद रखना है। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है W के लिए। आगे हम थोड़ी देर बाद हीट के लिए भी पढ़ेंगे, आपको हीट का भी साइन कन्वेंशन याद रखना है, नहीं तो प्रीवियस ईयर के 1 से 2 सवाल आप नहीं कर सकते, है ना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया हुआ सवाल माइनस प्लस करके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हीट का साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक प्रोसेस है जिसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ये आप समझ लीजिए। साइक्लिक प्रोसेस का इतना ही मतलब है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, जिसका कुछ अपना प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, मतलब उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ भी हमने चेंज किया, तो इसका मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया। तो जब आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचा, दूसरी कंडीशंस में पहुंचा, और फिर वहां से किसी और कंडीशन में पहुंचा, और ऐसे होते होते फाइनली वही पहुंच गया जहां से वो चला था, मतलब जितना उसका शुरुआत में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, यानी जो भी उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे शुरुआत में, अगर फाइनली घूम फिर करके वही हो रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहां से चले थे वही वापस आ गए। तो अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये एक्सिस है, और आपने किसी सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यहां से स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, उस टाइम उसका कुछ प्रेशर था अपना, कुछ अपना वॉल्यूम था, कुछ अपना टेम्परेचर रहा होगा, अपने अलग अपने अपने इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे पॉइंट ए पर। फिर ये पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी पर गया, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर भी बदल गया, इस दौरान कुल मिलाकर के नहीं भी बदला होगा, टेम्परेचर बदल भी गया होगा। तो यहां से जब ये यहां गए तो इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदल गए, मतलब स्टेट बदल गया, है ना, स्टेट बदल गया। तो जब आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचा, लेकिन वापस से फिर यहां से फिर वहीं पर पहुंच गया जहां से चला था, ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। और आप देखिए साइक्लिक प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट होगा, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए फाइनल भी। तो इसमें स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आप जहां से चले थे वहीं पर आ गए, तो स्टेट में कैसे चेंज होगा। और जब आप जहां से चले थे वहीं दोबारा से वापस आ गए, उसी स्टेट में आ गए, तो उसी स्टेट में आ गए, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में कुछ एक टेम्परेचर रहा होगा सिस्टम का, है ना, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर रहा होगा, जब आप लौट करके वापस वहीं पर फिर आएंगे, तो आप उसी स्टेट में पहुंच गए ना जितने टेम्परेचर वाले स्टेट में आप पहले थे। तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम हो गया, सेम स्टेट है, सेम टेम्परेचर होगा, सारे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होंगे वो सेम ही रहेंगे उस कंडीशन में। तो अगर वो आप वापस वहीं पर आ गए, तो जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर अभी भी है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया क्या, जीरो। इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर हो गया जीरो। और अगर आइडियल गैस की बात करें, तो आपने कहा कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो टेम्परेचर का एक यूनिक फंक्शन होती है, यानी टेम्परेचर अगर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। और साइक्लिक प्रोसेस में आप जहां से चले थे वहीं आ गए, मतलब टेम्परेचर में या स्टेट में कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ये सब स्टेट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं। तो अगर स्टेट नहीं बदला तो ना तो टेम्परेचर बदलेगा और ना ही इंटरनल एनर्जी बदलेगी। ठीक है, एक सिंपल सी बात, यहां तो फिलहाल नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर हम ये माने कि चलिए टेम्परेचर अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, अगर यहां से यहां जाने पर सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी
फाइनल माइनस इनिशियल करने पर इंटरनल एनर्जी आप कह रहे हैं बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब पहले कम थी फिर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल से ज्यादा है तो डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। और दूसरा केस बिल्कुल इसी का उल्टा है कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि नेगेटिव आएगी, लेस देन जीरो, ठीक है। ये फिलहाल यहां पर हो नहीं रहा, यहां पर हो ही रहा है। इसके बाद और एक चीज है यहां पर कि साइक्लिक प्रोसेस में आपको कोई कर्व दिया जाएगा ऐसा और आपसे कहा जाएगा कि वर्क डन कैलकुलेट करिए, और यहां पर कोई पर्टिकुलर शेप आपको दिखाई देगा, सर्किल हो सकता है और आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको एक पर्टिकुलर शेप दिखाई देगा और आपसे कहा जाएगा कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करिए। तो ऐसे में जैसे यहां पर था तो यहां पर आपको इसके नीचे का पूरा कैलकुलेट करना था, लेकिन जब ये घूमकर ऐसे गया था तब ये पूरा कैलकुलेट करना था। अगर वापस ऐसे आ जाए तो ये इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये वाला अंदर वाला बचेगा, यानी जो शेडेड रीजन है सिर्फ आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जब था तो ये पूरा निकालना था, यहां से इधर आए तो आपको सिर्फ ये नीचे वाला निकालना था, और पूरे की अगर बात करें तो इस वाले ये पूरा होगा पॉजिटिव और ये पूरा होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस हो जाता है, सिर्फ अंदर वाला बचेगा, और अंदर वाला जो बचेगा वो हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ अंदर वाला एरिया निकालना है, वो वर्क डन आपको बता देगा। बाकी आपको एक चीज और यहां पर याद रखनी होगी कि क्लॉकवाइज अगर आपका जो प्रोसेस है, ये देखिए अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो क्लॉकवाइज अगर ये आपका प्रोसेस है, ये कर्व है, तो यहां से यहां अगर आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज केस में आपको क्या पता है कि क्लॉकवाइज केस में होता है W की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? आप देखिए इधर से जब आप इधर जाएंगे तो इधर से इधर जाने पर एक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आपने देखा कि W की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। तो यहां से जब हम यहां गए तो W की वैल्यू निकली, इतने पूरे एरिया को हमने कैलकुलेट किया और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। और जैसे ही आप इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आने पर आप जब वापस आ रहे हैं, वैसे तो ये पूरा कंप्लीट क्लॉकवाइज ही है, लेकिन जैसे ही आप इधर से इधर वापस आ रहे हैं, ऐसे केस में आप देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आप इधर वापस आ रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो W की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो इस वाले केस में W पॉजिटिव, इस वाले केस में W निगेटिव। और पहले वाले केस में जो W आएगा मतलब एरिया जो आएगा वो ज्यादा आएगा, दूसरे केस में जो एरिया आएगा वो नीचे वाला कम आएगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप पहले वाला वर्क डन और दूसरा वाला वर्क डन दोनों ऐड कर लेंगे, तो एक्चुअली इस W1 में से ये W2 जो है माइनस हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन बचेगा। कुल मिला के ये कहानी बन गई कि ये जो आपका कर्व है, यहां पर आपका साइक्लिक जो प्रोसेस का जो कर्व है, अगर ये प्रोसेस आपका कर्व ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो फाइनल जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो फाइनल जो वर्क डन आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका साइन कन्वेंशन देखिए क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो W हो गया निगेटिव, और सिस्टम अगर खुद वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी साइक्लिक प्रोसेस में अगर प्रोसेस साइक्लिक क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल पॉजिटिव, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको वर्क डन का याद करना होगा। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ आपने पढ़ लिया, जिससे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर किया था कि टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि हीट किधर से किधर फ्लो होगा, या कोई भी दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये डिसाइड करने वाले फैक्टर का नाम ही टेम्परेचर है। दूसरी चीज यहां पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और ये क्या बोलता है कि जब भी हम किसी सिस्टम को कुछ भी हीट देते हैं, जब भी किसी सिस्टम को कुछ भी हीट देते हैं तो वो हीट दो रूपों में खर्च होती है। जैसे आप वही इमेजिन करिए, ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरा हुआ, ये पिस्टन है, इसको अगर हम जब भी कुछ हीट देंगे तो ये हीट दो फॉर्म में खर्च होती है। वो पूरा का पूरा जो हीट नाम का एनर्जी है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, आपको पता है हीट एक टाइप की एनर्जी ही होती है। हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, और वर्क इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, लेकिन वर्क एक ऐसी एनर्जी है जो प्रेशर की वजह से फ्लो होती है ना, प्रेशर मतलब प्रेशर का डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो वर्क और हीट दोनों एक टाइप की एनर्जी ही हैं। तो कह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम को कुछ हीट दिया जाए तो वो हीट जो आप देंगे वो दो रूपों में खर्च होगा, कुछ तो उस सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और बाकी का कुछ एक्सटर्नल वर्क डन में, है ना, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स वगैरह हो रहा है उसके लिए वर्क डन में। तो दो रूपों में खर्च होता है हीट, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी ही है, और यही कह रहे हैं कि ये एनर्जी बस जाके दो अलग अलग तरीके से खर्च हुआ। जैसे आप अगर कुछ रिलेट करना चाहें तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बात पढ़ी थी, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोला था
कि मेटेलिक जो आपका मटेरियल्स होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसके ऊपर जब हम रेडिएशन डालते हैं तो वो दो रूपों में एनर्जी, इसकी एच एनर्जी दो रूपों में खर्च होती है। थोड़ी सी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, जिसको वर्क फंक्शन बोला, और बाकी की एनर्जी निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो वो भी हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड, कि जितना भी एनर्जी दिया वो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, वो कुछ भी किसी दूसरी उसमें मतलब वो एनर्जी आपका लॉस नहीं हुआ है। जितना भी एनर्जी आपने दिया बस वो एनर्जी दो अलग अलग पार्ट में यूज हुआ है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में बदल गया। तो यहां पर आपका है dq इक्वल टू डी यू प्लस डी क्यू, सॉरी dq इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू डिफरेंशियल फॉर्म में। अदरवाइज आप ऐसे अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप इसको, ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए ज्यादा चेंज हो रहा है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू लिखा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप एनर्जी देंगे वो कुछ यहाँ पर खर्च हो जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और ये बताता है कि सिस्टम को जो भी आपने हीट दिया है वो हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन करने में खर्च होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि ये जो हीट है वो हीट किधर से किधर फ्लो होगा, ये एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगी, ये नहीं बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। और दूसरा ये भी नहीं बताता कि किस लिमिट तक किस मतलब उसका क्या एक्सटेंट होगा कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। जो भी आपने सिस्टम को हीट दिया उसका कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, क्या पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, इस बारे में ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताता है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा अपने आप से, और दूसरी बात यह है कि कोई भी हीट कितने एक्सटेंट तक वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी लिमिट भी हमें नहीं पता है ना। बट ये पता है कि हाँ ठीक है, जितनी भी आप हीट देंगे वो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी खर्च होगी और कुछ वर्क डन होगा, लेकिन कितना वर्क डन होगा उसकी क्या लिमिट है ये नहीं पता है, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साइन कन्वेंशन की बात कर ले तो आप ये W का साइन कन्वेंशन पीछे पढ़ चुके, मैं फिर से बता देता हूं। W का साइन कन्वेंशन ये है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर आप वर्क करेंगे, यानी आप एक तरह से वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये निकल के आ रहा है वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W इक्वल टू P V2 माइनस V1 होता है, डेल्टा V होता है। तो अगर वॉल्यूम घटेगा तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन भी निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर खुद वर्क करे, खुद एक्सपेंड कर रहा है अंदर से, तो ऐसे में वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ऐसे में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर आपका साइक्लिक कोई प्रोसेस है तो वो साइक्लिक प्रोसेस में आपने देख लिया ये पॉजिटिव आंसर तब आता है जब वो आपका साइक्लिक कर्व जो है वो हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है तो ऐसे में ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन के दोनों तरीके आप याद रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी ये इंटरनल एनर्जी है और ये आपका टेम्परेचर पर से डिपेंड करेगा, और ये आपका डीक्यू जो है, डीक्यू मतलब हीट में जो चेंज है। तो अगर हम हीट की बात करें, हीट का साइन कन्वेंशन ये याद रखना है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देंगे, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, या सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे या आपने सिस्टम को हीट दिया, ऐसे में हीट को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब सिस्टम की अगर हीट बढ़ रही है तो पॉजिटिव, सिंपल सी बात। और अगर उसमें से हीट निकालेंगे, घटेगी, तो ऐसे में क्या होगा, हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम या हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो ऐसे केस में अगर सिस्टम से हीट रिमूव हो रहा है, ऐसे में हीट आपका हो जाएगा निगेटिव। तो बस इतना याद रखना है, सिस्टम का हीट बढ़ेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम का हीट घटेगा तो निगेटिव, ठीक है। ये आपका हीट का हो गया साइन कन्वेंशन, ये आपको पहले से पता है। पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पे, निगेटिव कब होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आपने एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कौन से प्रोसेस के थ्रू आप लेकर के गए हैं, वो अलग अलग प्रोसेस में ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट यहां पर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला केस आप देखिए, साइक्लिक प्रोसेस के केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो क्या बोलता है। आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होता है, और अगर स्टेट सेम होता है तो जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। स्टेट वेरिएबल में जैसे टेम्परेचर आपका स्टेट वेरिएबल है, स्टेट पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। आइडियल गैस के लिए dq इक्वल टू du प्लस dw से जैसे ही आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जीरो रखेंगे, dq इक्वल टू आ जाएगा dw, ठीक है ना। dq इक्वल टू हो जाएगा dw, और यहां पर आपको ये स्टेटमेंट, इसका मीनिंग याद रखना है कि नेट वर्क ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाइड। टोटल हीट सप्लाइड, अगर किसी सिस्टम को आपने जितना भी हीट दिया है वो पूरा का पूरा हीट आपने जो दिया है
उसकी वजह से आपका सिस्टम वर्क करेगा, आप नहीं वर्क करेंगे, सिस्टम आपका जो वर्क करेगा। तो इसलिए नेटवर्क डन नहीं, नेटवर्क ऑब्टेन्ड। नेटवर्क ऑब्टेन्ड का मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम, हमने नहीं किया, सिस्टम ने किया, हमें मिला। तो नेटवर्क ऑब्टेन्ड, डन नहीं। अगर नेटवर्क डन की बात हो रही है तो टोटल हीट सप्लाई नहीं होगा, टोटल हीट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे नेटवर्क ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाइड। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इसका ये मैसेज निकल के आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। dq इज इक्वल टू dw, जितना भी हीट सप्लाई किया वो पूरा का पूरा हीट सॉरी वर्क ऑब्टेन्ड हो जाएगा, या वर्क डन बाय द सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम आपने पढ़ा पीछे कि आइसोलेटेड सिस्टम उसको हम बोलते हैं जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा जीरो, और अगर उसमें मैटर का भी कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। भाई मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वर्क डन भी हो जाएगा जीरो। तो अगर आप dq इक्वल टू जीरो और dw इक्वल टू जीरो, ये दोनों बातें जो आइसोलेटेड सिस्टम में होती हैं, आप ये बात याद रख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें हीट का भी ट्रांसफर ना हो रहा हो और वर्क डन भी ना हो रहा हो, तो इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ये दोनों के दोनों जीरो हैं तो इसमें आप यूज करेंगे dq की वैल्यू जीरो, dw की वैल्यू जीरो, तो du इक्वल टू आ जाएगा जीरो। और du इक्वल टू जीरो आने का मतलब कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये आइसोलेटेड है, किसी भी दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिकली कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें से हीट कहीं जा भी नहीं रहा है, कहीं से कुछ आ भी नहीं रहा है, इसका मैटर भी इसके पास सेव है, कहीं नहीं जा रहा है ना कहीं से आ रहा है, तो ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना तो इसकी टेम्परेचर चेंज हो रही है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये वाली और ये वाली बात याद रखिएगा, फिर इसको अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स पर, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखिए जो बार होता है आपने पढ़ा होगा, बार जो है वो प्रेशर की एक यूनिट होती है। प्रेशर के आपने कई सारे यूनिट पढ़े होंगे, जैसे पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है और एटीएम होता है, तो प्रेशर का एक यूनिट होता है बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ये बार जो है प्रेशर का यूनिट है, यानी प्रेशर जिसमें कांस्टेंट रहता हो। जिस प्रोसेस में अगर आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के फंक्शन को अप्लाई करते हुए ले जा रहे हैं, जिस तरह की प्रोसेस को अप्लाई करते हुए ले जा रहे हैं, अगर उस दौरान आपने कन्वर्जन करते टाइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते टाइम हर बार आपने प्रेशर को एकदम मेंटेन रखा था, कांस्टेंट रखा था, तो इस प्रोसेस का नाम होगा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आपको पता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैसें कौन से रूल को फॉलो करती हैं, V/T इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ, चार्जेस लिख दिया, चार्ल्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। तो अगर सवाल पूछा जाए आइसोबारिक प्रोसेस में गैसें कौन से लॉ को फॉलो करती हैं, तो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। या अगर कोई ऐसा सवाल दिया जाए, पूरा इक्वेशन बनाया जाए जिस दौरान ये बोला जाए कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था, तो आप फाइनल वॉल्यूम बताइए या फाइनल टेम्परेचर बताइए, तो आपको यहां से यूज यही करना है, V1T1 इज इक्वल टू V2T2, है ना। ये खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको चार्ल्स लॉ यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैसें इस रूल को फॉलो करती है, आइडियल गैस। ठीक है, dq इक्वल टू du प्लस dw की अगर हम बात करें तो dw वाले फार्मूले में यहाँ पर आप देखिए, हमने पीछे आपको बताया था कि dw का फार्मूला क्या था, dw या dw इक्वल टू आप देखिए क्या था, dw इक्वल टू फार्मूला आपका था इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, और यहाँ पर था p और dv। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जब ये आइसोबारिक हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो अब इस प्रेशर को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन में dv हो जाएगा फ्रॉम v1 टू क्या v2, तो ऐसे में हमने यहाँ पर लिख दिया क्या p dv, जो भी लिमिट होगा उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है, dw ये एक्चुअली ये dw है, और जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा w हो जाएगा। ठीक है, पूरा w हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद w आता है, तो dw की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, p dv, तो dw की जगह पर p dv हो गया। और अगर स्लोप की बात करें, देखिए स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अपान में हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी अगर आप ग्राफ खींचते, इधर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी तरह का आपको ग्राफ यहां पर मिले, किसी भी तरह का मान लीजिए ग्राफ इन जनरल, किसी भी तरह का कोई ग्राफ मिले, तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने ले लिया, तो ये वर्टिकल चेंज और ये हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो, परपेंडिकुलर अपान बेस, और परपेंडिकुलर एक्सिस पर आपको मिलेगा प्रेशर, और प्रेशर का चेंज, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको मिलेगा वॉल्यूम का चेंज। तो जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में किसी भी तरह का ग्राफ मिले, आप जब भी उसका tan थीटा निकालेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस करेंगे, हमेशा आपको चेंज इन प्रेशर अपान चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। और ये बात हो रही है आइसोबारिक प्रोसेस की, तो जो स्लोप हम यहाँ पर निकालेंगे चेंज इन प्रेशर अपान चेंज इन वॉल्यूम से, तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो चेंज इन प्रेशर तो हुआ नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये आपको रिजल्ट याद रखना है।
ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में स्लोप डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आइसोकोरिक, यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल तो सिर्फ ये बन गया कि आपको ये नाम रहे कि इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहां से ये एक सवाल बनता है, नीट के एग्जाम में पूछा गया था आई थिंक, कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस इनमें से कौन है, और नीचे सारे प्रोसेस के नाम दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस, एक और आता है सवाल अभी बताएंगे आगे, ये आइसोमेट्रिक प्रोसेस जो है उसी का दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक और सवाल आता है कि आइसोएंट्रोपिक किसको बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम का जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसी के हिसाब से नाम पड़ जाता है। तो आइसोएंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और वो प्रोसेस का दूसरा नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो नाम याद रखिएगा, आइसोमेट्रिक प्रोसेस यहां पर है आइसोकोरिक, और आइसोएंट्रोपिक जो है वो है आपका एडियाबैटिक। ये वाले नाम तो सबको पता ही है, पॉपुलर वाले नाम है, बट इसके दूसरे नाम भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको देखना है कि आइसोकोरिक जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए, एक्चुअली आपको पता है ये PV/T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ये हमेशा होता है कांस्टेंट हर एक प्रोसेस के लिए, है ना। एक बार सवाल पूछा गया था कि ये किस तरह के चेंज के लिए, ये किस तरह के चेंज के लिए अलाउड होता है, ये पूरा इक्वेशन किस तरह के चेंज के लिए अलाउड होता है, आइसोथर्मल की या एडियाबैटिक, या आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों, या कुछ और ऐसे दिया था। तो किस तरह के चेंज के लिए ये इक्वेशन यूज होता है, तो ये हर तरह के चेंज के लिए इक्वेशन यूज होता है। ये जस्ट आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू RT, और TR जो है वो कांस्टेंट है। तो PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए PV और T का रेशियो कांस्टेंट होता है। हाँ, लेकिन जब इसमें आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे तो ये प्रेशर इधर चला जाएगा, तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। यहां पर देखिए अगर PV/T इक्वल टू कांस्टेंट है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आपका इधर चला जाएगा, तो P/T का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बना था कि ये किस तरह के प्रोसेस, किस तरह के चेंज के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। तो हर तरह के चेंज के लिए ये इक्वेशन पूरा एप्लीकेबल है। बाकी आप स्पेसिफिक किसी केस में जाएंगे तो वो चीज वहां से रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये निकल के आता है कि हाँ, P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन है इसको लोग गैल-लुसैक लॉ बोलते हैं, या इसको हम प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम प्रेशर लॉ भी है। तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट ये कब आया, जब V हो गया कांस्टेंट, और V हो गया कांस्टेंट, इसका नाम हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर आप इस रिजल्ट को जो भी यहां से V कांस्टेंट होने से क्या होगा, V कांस्टेंट होने का मतलब वॉल्यूम में चेंज 0 हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज अगर 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर W लिखा है तो यहाँ पर डेल्टा भी कर लीजिए। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। और वर्क डन जैसे ही 0 हुआ, आप यहां पर यानी इस पार्ट को 0 कर रहे हैं, तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU। जितना भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा। जितना भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा। वर्क डन में कुछ भी नहीं होगा, वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क नहीं होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0, DQ इक्वल टू DU। बाकी स्लोप की बात करें तो स्लोप वही है, P और V का ग्राफ है, तो dP/dV करेंगे। और बात अगर वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हुआ तो आप देखिए dP अपन, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dP/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इस पूरी बात को, मतलब इन दोनों प्रोसेस को अगर किसी PV ग्राफ पर दिखाएं, तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने दिखाई ये V है और ये P है। तो आप देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, और ऊपर जाने पर प्रेशर चेंज होगा, तो यानी हमें ऐसी लाइन खींचनी होगी जो ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। तो ये ग्राफ के हर पॉइंट पर आप देखिए, हर पॉइंट पर आप वापस आ रहे हैं, सेम प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ आपका कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है। और इस वाले में क्या है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो हमें ऐसी लाइन खींचनी होगी जो एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे ना जाए। तो इसका मतलब कि अगर ऐसी कोई भी लाइन कहीं से भी खींच दें तो ये वाली जो भी लाइन होगी वो हो जाएगी आइसोकोरिक लाइन हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर आप नीचे आके देखिए सेम वॉल्यूम आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आइसोकोरिक कर्व, और ये हो जाएगा आपका आइसोबारिक कर्व। तो यहाँ पर आइसोबारिक और ये आइसोकोरिक। बाकी जो दो बच गए उसको हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा जो अटेंशन देना है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ऊपर ही देना है, ज्यादातर सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। तो यहाँ पर जो जगह बची थी उसमें हमने कुछ एक छोटी सी बात लिख दी है, इसको देख लीजिए। लेकिन हमारा मेन वो है कि इस सीक्वेंस में इन सारे प्रोसेस के बाद हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को पढ़ना है, जो कि अगले पूरे फुल स्लाइड के अंदर सिर्फ यही टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये डिफिनीशन में पूछा जा सकता है।
द प्रॉपर्टी विच डोंट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती का मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को बिल्कुल इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करने पर, अगर इस सिस्टम को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करने पर जो जो पैरामीटर यहां और यहां पर अभी भी वही है जो पहले थे। जब ये पूरा कंप्लीट एक सिस्टम था तब इसके कुछ अपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स रहे होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और तमाम चीजें। लेकिन जब आपने इसको बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि आपने इसके अमाउंट को या क्वांटिटी को आधा कर दिया पहले से, और आधा करने के बाद भी अगर जो चीज इस आधा करने से कोई मैटर नहीं करती है वो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, उस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब सिस्टम का जो अपना उसके जो आप कह लीजिए मटेरियल्स थे, उनकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वो क्वांटिटी कितना भी आप कम कर दीजिए, उसके पास वो प्रॉपर्टी अभी भी है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी एक तरह की, है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्वांटिटी कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर इसके एग्जांपल है, स्पेसिफिक हीट भी इसी कैटेगरी में आता है, केमिकल पोटेंशियल भी इसका एग्जांपल है। तो हम आपको नोट्स में ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स दे देंगे, लेकिन ये दो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, है ना। तो स्पेसिफिक हीट आप लिख सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल एक टर्म होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका इसी कैटेगरी में आता है कि अगर आप इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तब भी प्रेशर उतना ही रहेगा जितना ये पूरा इकट्ठा था तब जो था, तब भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना पूरे का टेम्परेचर तब था, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव में इसी का उल्टा है कि जब आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो वो प्रॉपर्टी भी दो पार्ट में हो गई। जैसे इस पूरे की अगर बात करें, इस पूरे का जो वॉल्यूम था, उस पूरे का जितना भी वॉल्यूम था, अगर ये थ्री डायमेंशन में है, इसका पूरे का जितना भी वॉल्यूम था अगर आपने इसको आधा कर दिया तो इसका वॉल्यूम पहले का आधा हो चुका है ना। और इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी पहले की एनर्जी की आधी हो चुकी है। तो जो जो प्रॉपर्टी आधा करने पर या डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाते हैं वो प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि एनर्जी हो गया, है ना। एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, है ना। हर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पूरी ऐड हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप आधा करते हैं तो आधी मॉलिक्यूल इधर आए, आधे उधर चले गए, तो इतने ही मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको मिलेगी। तो डिवाइड करने पर एनर्जी डिवाइड हो गई, डिवाइड करने पर वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया, डिवाइड करने पर एंथैल्पी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एंट्रोपी जिसको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी एंथैल्पी आएगी। तो ये वाले टर्म भी डिवाइड हो गए। तो जो जो प्रॉपर्टीज डिवाइड हो गई डिवाइड करने पर, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाली चीजें हैं, क्वांटिटी बदलने से बदल जाती हैं, वो एक्सटेंसिव, नाम से क्लियर है ना। एक्सटेंसिव मतलब जो दिखावा था वो था बाहरी बाहरी, और ये इंटेंसिव था एकदम नेचुरल, पर्सनल, कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आधा हमने किया तो उससे कैरेक्टर थोड़ी बदल जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, ठीक है। ये दो डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली मेंशन। प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या सेम होता है। जब टेम्परेचर सेम हो गया तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया जीरो। और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी वेरी नहीं करेगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहली तो बात ये होगी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। दूसरा एग्जांपल की बात करें कि कहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो आप ये एक दो एग्जांपल देख लीजिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, आइस के अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होना, और लिक्विड का अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसको इवेपोरेट होना। ये जो प्रोसेस होता है आपको पता है, इस दौरान सिर्फ स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बर्फ जब पिघल रहा होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो पिघलने के बाद जो पानी बनता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही होता है। बस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो गया। तो स्टेट चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसको हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, और सिमिलरली ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आप अगर ये चीज को यूज करें तो वहां पर आपने देखा था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि हीट जो आपने दिया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन। तो यहाँ पर तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे आप इसको जीरो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जितना भी आपने हीट दिया वो पूरा पूरा किसमें खर्च होगा, वर्क डन में। और पीछे वाला देखिए आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क डन जीरो हुआ था, और वर्क डन जीरो होने से जितना भी हीट दिया वो पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज में यूज हो रहा था, है ना। आइसोकोरिक में जितना भी हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा था, वर्क डन नहीं हो रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जितना भी हीट दे रहे हैं पूरा पूरा वर्क में खर्च हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर, हाँ, ये जो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाले रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रूल में ये होता है यहाँ पर कि ये अगर आप पी वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट है तो टी अगर कांस्टेंट हुआ इधर चला गया तो आपको मिलता है पी इंटू वी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बायल्स लॉ। दो अलग अलग स्टेट की बात होगी तो ऐसे लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसे करके। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैसें बायल्स लॉ को फॉलो करती हैं,
तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बायल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू के। ठीक है, वैसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है उसके लिए जनरल रूल बनता है ऐसा, पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर एन की वैल्यू एक्चुअली हो जाती है क्या 1, बाकी यहाँ पर हो जाती है एन की जगह पर गामा, और गामा डिपेंड करता है कि किस तरह की गैस की बात कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जनरल आप लिख सकते हैं पी वी टू द पावर एन इक्वल टू के। ये आइसोथर्मल या एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन होते हैं, कंप्रेशन होते हैं, उसमें ये रूल फॉलो करता है। तो स्लोप की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पी और वी के बीच ग्राफ खींचेंगे, पी और बी के बीच ग्राफ, ये पी हुआ और ये वी हुआ, तो जो आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल केस का जो ग्राफ मिलता है वो लगभग ऐसे कुछ मिलता है ना, ऐसा मिलता है हमें, कर्व ऐसा मिलता है। तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो तो एक तो आप देख रहे हैं इसमें जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप निगेटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके इक्वेशन से इसको सॉल्व करके हम लोग जब डिफरेंशिएट करके निकालते हैं डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू, तो वो पी अपॉन वी के इक्वल आती है और माइनस में आती है। ठीक है ना, माइनस में आती है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो स्लोप इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये स्लोप का फार्मूला आपको अभी स्पेशल मिला है, इसके पहले तो जीरो या इंफिनिटी हुआ था। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कर्व का जो स्लोप होगा ये इस तरह का कर्व मिलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस दौरान, तो डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है माइनस में वॉल्यूम और डीपी अपॉन डीवी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये बल्क मॉडुलस का जनरल फार्मूला है, आपने इलास्टिसिटी में भी पढ़ा होगा, ये वही फार्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है ईटी इक्वल टू माइनस में वी डीपी अपॉन डीवी, ये आपका बल्क मॉडुलस का फार्मूला। कौन से केस में? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन, ये जनरल फार्मूला माइनस वी डीपी अपॉन डीवी, और ये डीपी अपॉन डीवी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप की वैल्यू है माइनस में पी अपॉन वी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वी और ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन में माइनस में वी। तो ये अपान वाले वी से ये वाला वी, ये वाले वी से ये वाला वी कैंसिल होगा, सिर्फ पी बचेगा, और माइनस ये और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे हैं, डीपी अपॉन डीवी की जगह पर सिर्फ ये वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस और माइनस होगा प्लस, और डीपी अपॉन डीवी की जगह पर पी अपॉन वी रखेंगे, ये वाला वी कैंसिल होगा, सिर्फ ये वाला पी बचेगा, तो आपको पी मिल जाएगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस जो आपको मिलेगा ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रेशर टी के इक्वल होगा। यहाँ टी का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो स्लोप और आपका बल्क मॉडुलस, ये भी दो फार्मूले हो गए। इसके बाद वर्क डन का फार्मूला देख लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन W इक्वल टू ये, एक सेकेंड, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो वर्क डन का फार्मूला होगा W इक्वल टू ये है 2.3026 न्यू आरटी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस 10 लिखने के लिए हमने ये नंबर लिखा हुआ है, अगर हम ये नंबर को यहां से हटा दे तो यहाँ पर बेस ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस खास नंबर नेपेरियन नंबर से मल्टीप्लाई किया है। 2.3026 है, इसको हम लोग 2.303 भी बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये डाटा आपसे ध्यान दीजिएगा कि 2.303 भी चलेगा। इसके अलावा म्यू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में बात चल रही है तो जो भी टेम्परेचर होगा पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले फार्मूले में आप देखिए W इक्वल टू 2.3026 म्यू आरटी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और एक बात, ये फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल जो वॉल्यूम है इसको ध्यान रखिएगा, इसके टर्म यूज किया जाएगा सवालों में एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो टर्म इसके लिए यूज होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन रेशियो बोलेंगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये रेशियो जो टर्म है एक्सपेंशन या कंप्रेशन का, वो वॉल्यूम की रेशियो की बात करते हैं, इतना ध्यान रखना है। और V2 अपॉन V1 को हम चाहे तो प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बायल्स लॉ को फॉलो करता है और ये बोलता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां से हम चाहे तो V2 अपॉन V1 निकाल सकते हैं। V2 अपॉन V1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन P2, सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा, ये बात ध्यान रखना है। तो जहां V2 अपॉन V1 लिखा था वहां P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। ये हुआ वर्क डन का फार्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। ठीक है, एक इसमें से याद कर लीजिए, पहला वाला, ये तो आप कभी भी कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसी का उल्टा करके प्रेशर में। ठीक है, जितनी भी बातें आपने आइसोथर्मल में यहां पर देखी, अब जल्दी से इनको कंपेयर करते हुए हम एडियाबैटिक का भी देख लेते हैं। एडियाबैटिक के केस में चेंज इन हीट इक्वल टू 0 होता है, मतलब सिस्टम आपका ऐसा है। अच्छा, अभी आप कोई सवाल पूछ रहे थे ना कि एडियाबैटिक और क्या आइसोलेटेड दोनों सेम होता है? नहीं, यहां पर देखिए आइसोलेटेड में डेल्टा क्यू 0 होता है और डब्ल्यू भी 0 होता है, लेकिन आइसोलेटेड में डेल्टा क्यू 0 है लेकिन डब्ल्यू 0 नहीं। ठीक है, तो इसलिए दोनों दो बातें हो गई। और यहां पर देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट 0 है, चेंज इन हीट 0 है। एक फार्मूला यहां लिखा है जो आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि इसको हम लोग आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, पीछे अभी मेंशन किया था।
आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस मतलब जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होता है वो आपका एडियाबैटिक ही प्रोसेस है, और आइसोमेट्रिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहां पर एक फार्मूला होता है, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही आता है। आपने वो फार्मूला पढ़ा है कि ds इज इक्वल टू dq अपॉन dt, यानी dq इक्वल टू होता है ds इक्वल टू होता है dq अपॉन t, यानी आप यहां से बनाएंगे dq इक्वल टू tds। तो अगर dq मतलब चेंज इन हीट जो है वो जीरो कर दिया जाए तो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा जीरो। चेंज इन एंट्रोपी जीरो का मतलब कि एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इन एंट्रोपी जीरो होने का मतलब इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी सेम था। तो ये आपका जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फार्मूला मिलेगा एंट्रोपी के टर्म में। यहां से अगर आप चेंज इन हीट यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये वैल्यू जैसे आप जीरो रखेंगे तो आपको एंट्रोपी कांस्टेंट मिल जाएगी, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। ये एक बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही ज्यादा जैसे स्लो हो रहा था आइसोथर्मल, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही तेज होता है। और इसका एक फेमस एग्जांपल आपको बताएंगे। हाँ, खाना भी बन रहा है साथ में, खाना भी खाता हूं मैं, और जहां रहते हैं वहीं पर खाना बनाना पड़ता है, तो बाकी टीम हमारी खाना बना रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद सीधे खाने के ऊपर टूटना है, ठीक है। तो ये जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, और इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल आपको याद होगा साउंड के प्रोपागेशन में। साउंड जो कि एक मैकेनिकल वेव है, जब वो चलती है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो साउंड जब एयर में चलती है तो जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बीच में यहां बनते हैं एयर में, वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि कंप्रेशन होने से जहां हीट निकलनी चाहिए और रेयर फ्रैक्शन होने पर जहां हीट की जरूरत होती है, इसमें हीट का आदान प्रदान नहीं हो पाता। न्यूटन ने पहले इस चीज को बोला था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो इतने आराम से इतने धीरे धीरे होते हैं कि इनमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, और टेम्परेचर हीट का एक्सचेंज अगर हो पाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हीट आपने खर्च करी, आपने वहां से हीट को खर्च किया, लेकिन सॉरी आपने वहां पर वर्क किया लेकिन हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो आप अगर वर्क करके अपनी एनर्जी को खर्च करके कुछ भी करेंगे और आपको बाहर से कोई भी हीट नहीं मिलेगा तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये समझिए, ऐसे ये सिस्टम है। अगर ये सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च करके कुछ वर्क कर रही है, इसको बाहर ऐसे एक्सपेंड कर रही है, और आपने इसको कोई हीट नहीं दिया है, कोई भी हीट का आपने चेंज एक्सचेंज नहीं किया है, और ये अपनी एनर्जी खर्च करके इसको एक्सटेंड कर रही, तो अपनी एनर्जी अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके एक्सटेंड कर रही ना, तो इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी वर्क करने की वजह से तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम बाहर से कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे होते तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती। तो न्यूटन ने ये बोला था कि साउंड जब एयर में प्रोपागेट करती है तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और उस हिसाब से उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था कि एयर में इसकी स्पीड का कुछ ऐसा गामा इक्वल टू v इक्वल टू p बाई टी करके एक फार्मूला दिया था। और यहां से जो स्पीड निकल के आई साउंड में एयर में साउंड की, वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही कम, कुछ 280 के आसपास कुछ वैल्यू आई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद लाप्लास में इसने करेक्शन किया, लाप्लास ने, और ये बताया कि ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और एडियाबैटिक नेचर का है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में, कंप्रेशन में जो हीट लॉस हो रहा है और सॉरी जो हीट उसमें से इवॉल्व हो रहा है, और रेयर फ्रैक्शन में जो हीट लॉस हो रहा है, इन दोनों ही प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, और उसके बेसिस पर लाप्लास ने करेक्शन किया जिसको हम लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर एक टर्म और जोड़ दिया गामा, तो v इक्वल टू गामा p बाई डी, और यहां से बिल्कुल ठीक जो भी आप टेम्परेचर के हिसाब से ले लीजिए 330 या 332 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। साउंड का जो प्रोपागेशन होता है एयर में वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है लाप्लास करेक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा, टायर जब आपका बर्स्ट होता है तो टायर के अंदर जो गैस होती है वो अचानक से एक्सपेंड हो जाती है, और जब अचानक से वो एक्सपेंड हो जाती है, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसमें हीट के एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता है। तो अचानक से जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी वो सिस्टम जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके अचानक से ये प्रोसेस करता है, तो उसको बाहर से हीट नहीं मिल पाता है और वो ठंडा पड़ जाता है ना, जो टायर है वो ठंडा हो जाता है अपनी एनर्जी को खर्च करने की वजह से, और बाहर से हीट नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। बाकी डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो की वजह से आप ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा क्यू की जगह पर जीरो रखिएगा, यहां से आपको डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस में डब्ल्यू। अब इसमें डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि ये जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस या माइनस रखेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी प्लस या माइनस में यहाँ पर डिसाइड होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो गैसें होंगी वो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन से रूल को फॉलो करती हैं, तो ये जो रूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइसन रूल, और पाइसन रूल बोलता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हीट एक्सचेंज कांस्टेंट होता है, यहाँ पर तो पीवी बाई टी से काम चल रहा था अभी तक, बट इसमें वो चीज है ही नहीं जो यहाँ पर हमें करना है। तो हीट में अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है,
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैसें एक नया रूल है, ये देख लीजिए, पाइसन्स रूल है, इसको फॉलो करती हैं, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा के बारे में हम आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में यहाँ पर जानकारी के लिए लिख दिया है। और इसको अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बजाय टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके प्रेशर को रिप्लेस करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा टी वी पावर गामा माइनस 1। फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें से आप अगर मान लीजिए वॉल्यूम को हटाना चाहते हैं तो P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2 करके आप वहां से जब इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, T पावर गामा अपान P पावर गामा माइनस 1। तो ये तीनों के तीनों टर्म आपको याद रखने हैं, तीनों तरीके के इक्वेशंस याद रखने हैं पॉइजन्स रूल के। T V टू द पावर गामा T V पावर गामा माइनस 1 T पावर गामा अपान P पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर गामा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर स्लोप देख लीजिए, स्लोप इक्वल टू डीपी अपान डीवी होता है, क्योंकि पी और वी वाले कर्व की बात कर रहे हैं, पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो स्लोप डीपी अपान डीवी होता है। यहाँ पर स्लोप निकला था माइनस में पी अपान वी, यहाँ पर स्लोप निकलता है माइनस में पी अपान वी और उसके साथ में गामा, है ना, गामा एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ग्राफ आप देख लीजिए, ये अगर आपका आइसोथर्मल है तो आपका एडियाबैटिक जो होगा, आपका एडियाबैटिक इस, अगर ये आइसोथर्मल है, ये दोनों आइसोथर्मल है, तो जो आपका एडियाबैटिक होता है वो ऐसे होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका स्लोप होता है, आइसोथर्मल से ज्यादा स्लोप होता है एडियाबैटिक का। आप यहां से अगर देखें, यहाँ पर बना हुआ था ग्राफ, ये देख लीजिए, ये आपका आइसोथर्मल है और ये आपका एडियाबैटिक है, ठीक है ना। तो आइसोबारिक ये है, आइसोथर्मल ये है, एडियाबैटिक ये है, आइसोकोरिक ये है। और ये जो पूरा चारों का एक साथ दिखाया गया है, ये सवाल में आपको ऐसा टाइप का ग्राफ बनाएगा चार, और कहेंगे कि बताइए, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी, और आपसे पूछेंगे कि बताइए ए जो है वो कौन सा कर्व है, बी कौन सा कर्व है, सी कौन सा कर्व है, कौन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे सही कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा ग्राफ का ये इकट्ठा, ये पूरा जाल जो है वो याद रख लीजिए। ये हुआ आइसोबारिक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसमें और इसमें आइसोबारिक और आइसोकोरिक। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखिएगा, जो कम जिसका स्लोप है वो आइसोथर्मल है, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक है। ठीक है, तो एडियाबैटिक में जो स्लोप आएगा वो यहाँ का जितना भी आया था उसका गामा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में गामा पी अपान डी। और बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो इसका आया था आइसोथर्मल में, वो प्रेशर के इक्वल आया था, कहां गया, ये प्रेशर के इक्वल आया था, बल्क मॉडुलस पीटी इक्वल टू प्रेशर के इक्वल, और यहाँ पर जो आएगा उसी का गामा गुना हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन की बात करें तो म्यू आर अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये इनिशियल टेंपरेचर है और ये फाइनल टेंपरेचर है, क्योंकि इसमें टेंपरेचर चेंज हो रहा है। म्यू नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गामा ये वही गामा है जो यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। और गामा होता क्या है उसके लिए आप याद रखें कि गैसों की जो स्पेसिफिक हीट हम लोग डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ES यहां पर जो लिखा हुआ, पहली बात तो S इसलिए लिखा हुआ है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ E के नीचे S लिखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस में E के नीचे T लिखा हुआ, T फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, और S फॉर एंट्रोपी यानी कांस्टेंट एंट्रोपी यानी कि आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पर S लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाता है, तो ES इक्वल टू यहाँ पर गामा पी है। तो अगर ES इक्वल टू गामा पी है और ET इक्वल टू पी है, तो अगर हम ES अपान EP कर दें तो P से P कैंसिल हो जाएगा, गामा फिर से मिल जाएगा। तो गामा जो CP अपान CV के इक्वल था वो ES अपान ET के भी इक्वल है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर लिखें तो 1 + 2 अपान 1 + 2 अपान डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो यहाँ पर F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के अलग अलग। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको आज हम लोग बस कंप्लीट करेंगे और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो प्रॉब्लम हमने आपको बताई कि ये नहीं बताता कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, और ये उसकी लिमिट को भी नहीं बताता है कि जो हीट है, जो हीट एक टाइप की एनर्जी है वो दूसरे टाइप की एनर्जी यानी वर्क में किस हद तक ट्रांसफर होगा, ये भी वो हमें नहीं बताती है। तो ये सारी बातों के रिस्पॉन्स में आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग तरीके के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया, मतलब अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट हैं, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट का फाइनल कंक्लूजन एक ही निकल के आता है, ये सभी के सभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बोले जाएंगे। जैसे हीट इंजन के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, हीट इंजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो स्टेटमेंट दिया था केल्विन प्लांक ने, केल्विन और प्लांक ने, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड होता है हीट इंजन के पूरे फंक्शन के ऊपर। दूसरा, जो रेफ्रिजरेटर होता है ये जिस तरह से काम करता है, जिस फंक्शन पर काम करता है, उसके ऊपर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट दिया था जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड है, उसको बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट, चाहे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हो, चाहे क्लासियस स्टेटमेंट हो, और चाहे एंट्रोपी और हीट का रिलेशन ds इक्वल टू dq अपान T या dq इक्वल टू TdS वाला जो इक्वेशन है, वो भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा,
सवाल पूछा जाता है कि एंट्रोपी जो है वो कौन से थर्मोडायनेमिक्स लॉ में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आपको बताना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात जरा समझिए। अच्छा, इससे पहले एक बात याद आ गई जो पीछे छूट गई है, वो मैं बता देता हूं कि जो भी आपने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये जो फार्मूला है इसमें आप कहते हैं कि जितना भी आपने हीट दिया वो हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क करने में खर्च हो जाएगी, है ना। अब ये आपका ये रूल क्या बोलता है कि यानी आपको वर्क की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। अगर आप हीट देंगे तो हो सकता है वर्क हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आपको वर्क चाहिए तो आपको हीट देना ही पड़ेगा। मतलब जब तक आप हीट या एनर्जी नहीं देते हैं किसी सिस्टम को, तब तक कोई वर्क डन नहीं होगा। मतलब बिना एनर्जी दिए, बिना हीट प्रोवाइड किए कोई भी सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता है। और अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, ध्यान समझिएगा, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसी कोई मशीन हो, ऐसा कोई डिवाइस हो जो बिना हीट या बिना एनर्जी दिए ही काम कर रही हो, इसको हम बोलते हैं परपेचुअल मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत, अमर, है ना। तो कोई भी ऐसी मशीन जो बिना एनर्जी दिए ही काम कर रही हो, बिना एनर्जी, है ना, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए ही वो लगातार काम कर रही हो, इसको हम परपेचुअल मशीन बोलते हैं। और ये काम, ये आपका इक्वेशन ये बात बोलता है कि बिना हीट प्रोवाइड किए कोई भी मशीन वर्क नहीं कर सकती। अगर डब्ल्यू की वैल्यू नॉन जीरो है तो पक्का है कि हीट की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। ये बात कंफर्म है इससे। तो यानी ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना हीट दिए कोई भी वर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब, और इसको, ये जो मशीन की हम बात कर रहे हैं जो बिना एनर्जी दिए ही काम कर सकता था, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। तो ये लैंग्वेज करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो परपेचुअल मोशन मशीन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप का, जो बिना एनर्जी प्रोवाइड ये काम करती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप का परपेचुअल मोशन मशीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टाइप का परपेचुअल मोशन मशीन, है ना, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 1 या फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, ये कौन से थर्मोडायनेमिक्स लॉ में बोला गया, तो ये होगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बोलता है कि वर्क करने के लिए हीट तो देना ही पड़ेगा। और ये क्या बोलता है कि कहता है कि ऐसी डिवाइस जो बिना हीट के, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए ही काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की जो परपेचुअल मोशन मशीन होती है वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। ये आपकी बोलती है कौन, ये आपकी बोलती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर फर्स्ट टाइप बोला है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही सेम बात हम यहां पर भी बोलेंगे, तो अभी से आप याद कर लीजिए कि सेकंड टाइप ऑफ परपेचुअल मशीन भी इम्पॉसिबल है। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ परपेचुअल मशीन क्या बोलती है, उसका क्या मतलब होता है, वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम लोगों को पहले तो जल्दी से ये कवर कर लेना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट केल्विन और प्लांक ने दिया है और इसके साथ में आपके क्लासियस ने दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट को समझते हैं। वैसे तो हमने एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख दिया जो इन्होंने बोला था, बट कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इनका कंक्लूजन याद रखिए। कंक्लूजन हम आपको बता दे रहे हैं, बस वो दिमाग में रखिए, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहां चला गया, ये तो ये आपका जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट है वो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड है। और हीट इंजन का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप शॉर्ट में बस देख लीजिए अभी के लिए। ये T1 है, सोर्स है, यहाँ पर हमारा इंजन हुआ और ये सिंक होता है, इसका टेम्परेचर T2, मतलब इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से कुछ हीट लेगा, उसको Q1 बोलेंगे, कुछ बदले में कुछ काम करके देगा, कुछ रिजल्ट आउटपुट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत हीट जो है वो इधर भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इस हीट इंजन के ऊपर बेस्ड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, वो ये कहता है कि कभी भी कोई भी ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, यानी आपके सिंक का होना जरूरी है। यानी Q2 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि Q2 की वैल्यू जीरो होने का मतलब जितना भी आपने दिया कुछ भी इधर वेस्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा यहाँ पर वर्क में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता था जितना हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा और बाकी कुछ वर्क में कन्वर्ट होगा। ये आपको अब बता रहा है कि वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर लें, ऐसा हम कोई डिवाइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो Q1 अगर आप देते हैं तो Q2 भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में बोला है। तो इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो हमने मैथमेटिकली यहाँ पर लिख दिया कि कोई भी ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिसमें उस डिवाइस को दी गई टोटल हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Q1 इज नॉट इक्वल टू W। इसका मीनिंग और आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बस इतना याद रखें, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हीट इंजन के ऊपर बेस्ड है, जो बोलता है कि पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। बस इतनी सी बात। यहां पर आ जाइए, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को हम लोग हीट पंप बोल सकते हैं
ये आपका रिवर्स हीट इंजन की तरह काम करता है, रिवर्स हीट इंजन की तरह काम करता है। ये क्या करता है हीट इंजन आपका, ये आपकी हॉट बॉडी से या सोर्स से हीट को लेता है, थोड़ा वर्क करता है और बाकी हीट को सिंक को या लो टेम्परेचर वाली बॉडी को दे देता है। और रेफ्रिजरेटर बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है, और ये क्या करता है, ये करता है कि यहां से हीट लेता है, ठंडे वाले ऑब्जेक्ट से हीट लेता है ना, ठंडा जो पहले से है उससे और हीट निकाल के और ठंडा कर देगा। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है आपका, तो ये ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट लेगा, और लेकिन ये हीट लेकर के ये इसको गर्म ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकता। मतलब हीट का जो फ्लो है वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ अपने मन से पॉसिबल नहीं है। स्वतः या इटसेल्फ कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं हो सकती जो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ एनर्जी को फ्लो करे। एनर्जी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ अपने मन से फ्लो होती है ना। तो यहां से जो आप हीट निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी ठंडी थी, सिंक थी, कोल्ड बॉडी, इसको हॉट बॉडी बोलते हैं, तो यहां से अगर आप हीट निकालते हैं तो ये हीट को आप यहां नहीं पहुंचा सकते, ऐसा कोई डिवाइस नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो बाहर से कुछ वर्क किया और इसने ये हेल्प किया कि यहां से जो हीट निकाली थी उस हीट को हॉट बॉडी को इन्होंने तो पहुंचा दिया। तो जो गर्म पहले से था वो और गर्म हो गया, जो ठंडा थोड़ा था वो और ठंडा हो गया। तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप यहाँ पर रखते हैं उसको ठंडा करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है कि वो बिना कोई एक्सटर्नल वर्क किए एनर्जी को या हीट को कोल्ड बॉडी से निकाल करके हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करे, कोई ऐसा डिवाइस नहीं। और इस वाले में कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब इसी बात को आप बोल दीजिए सेकंड परपेचुअल मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, जो ये बोलता है, सेकंड परपेचुअल मशीन ये बोलता है कि जो भी आपने हीट दिया वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड परपेचुअल मशीन ये बोल रहा है कि जो भी आपने हीट दिया वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट होगा और वो वर्क के रूप में, रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। मतलब एक मशीन है, आपने उसको कुछ हीट दिया तो वर्क तो करेगा ही। और पिछले वाले में क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था बिना हीट दिए ही वर्क करेगा, तो वो फर्स्ट टाइप का परपेचुअल मशीन हुआ। और ये क्या बोल रहा है कि बिना हीट दिए तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ जितना हीट देंगे उस पूरे पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। जबकि आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, पूरे पूरे हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। Q2 की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, Q1 कभी भी W के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो सेकंड टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन है जो कहता है कि पूरे पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा मशीन होगा, वो जो काल्पनिक मशीन है वैसा टाइप का काम ये आपका नहीं कर रहा है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि सेकंड टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। वो बोलता है फर्स्ट टाइप इम्पॉसिबल, ये बोलता है सेकंड टाइप इम्पॉसिबल। बाकी इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं कि बिना बाहर से वर्क किए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोल्ड बॉडी से हीट निकाल करके हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करें, ठीक है। बस इतना स्टेटमेंट में सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि क्या इन्होंने की पॉइंट बोला था, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका था, केल्विन प्लैंक का था कि क्लासियस का था, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दोनों ने स्टेटमेंट दिया और दोनों का सेम ही रिजल्ट होता है। अब हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये इस तरह के सवालों का जवाब पहले भी दे चुके हैं, और इस तरह के सवालों के जवाब संडे में, है ना, आपकी जो मर्जी हो आप पूछ लिया करिए। आज नहीं ये सब सवाल डिस्कस कर सकते हैं। हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो हीट इंजन आपने पीछे देख लिया। हीट इंजन एक डिवाइस है जो क्या करेगा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, लेकिन 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बस इतना ही। और हीट इंजन का ये डायग्राम देख लीजिए, ये हीट इंजन हुआ, ये सोर्स हुआ, मतलब हॉट बॉडी हुआ, ये आपका सिंक हुआ, कोल्ड बॉडी हुआ। हॉट बॉडी या सोर्स से इस इंजन ने कुछ हीट लिया, कुछ एनर्जी ली, और उसको कुछ आपने इसको कुछ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया, और बाकी का जो हीट बचा वो इसने यहाँ पर दे दिया सिंक को या कोल्ड बॉडी को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा जो Q1, ये पूरी हीट जो है वो दो रूपों में खर्च हो रही है, W में और Q2 में। तो हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। यहाँ से हम W निकालेंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। और इफिशियंसी की बात करें कि हमारा ये जो हीट इंजन है वो कितना इफिशियंट है, कितना अपने काम को बेहतर कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी या इसकी क्षमता को मेजर करने के लिए इफिशियंसी ईटा का फार्मूला होता है कि अगर हमने Q1 इसको हीट दिया था तो इसने उसके बदले कितना काम किया, हमें यही पता करना है। जो भी हमने हीट दिया था उसके बदले क्या आउटपुट मिला, वो चीज को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो ये है वर्क डन अपॉन में हीट गिवन टू दी इंजन। ये इंजन ने जितना भी हीट लिया था, हीट इसने लिया था, तो W अपॉन में Q1, और W को आप लिख सकते हैं Q1 माइनस में Q2 अपॉन Q1। ये डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो Q1 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1, ये आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये डिवाइड हो गया 1 हो जाएगा, ये Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। और ये आपको पता है Q2 अपॉन Q1, ये आप इसको पढ़ेंगे पूरे थियरी को, तो Q2 अपॉन Q1 निकल के आता है T2 अपॉन T1 का। मतलब ये वाले हीट और ये वाले हीट का जो रेशियो है, Q1 और Q2 का जो रेशियो है वो T1 और T2 के रेशियो के बिल्कुल इक्वल आता है। तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस, जहां Q2 अपॉन Q1 था वहां T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। तो इफिशियंसी का आप ये फार्मूला ये पहले याद रखें, फिर यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, ये भी आप याद रखें हीट इंजन के लिए, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट जो बातें हमने पीछे डिस्कस करी वही यहां पर लिखा हुआ है। ये जो इफिशियंसी आप निकालेंगे वो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज में आएगा। तो जनरली इफिशियंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इफिशियंसी 100% है इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफिशियंसी 100% है इसका मतलब ये जो n की वैल्यू आई थी वो 1 आई थी, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया होगा तो परसेंटेज में 100 आ गया होगा। तो इफिशियंसी जो ईटा होती है वो 100% या उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती।
100% का मतलब वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और इफिशियंसी का फार्मूला है W/Q1। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि इस हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वो 1 नहीं हो सकती। और अगर आप इसको 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 रखते हैं, तो इसका मतलब 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, W/Q1, मतलब जितना भी हीट दिया वो पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन आपने कहा ना पीछे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, कि पूरे पूरे हीट गिवन को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर पूरे पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो कभी भी हीट एफिशिएंसी की वैल्यू 1 या 100% नहीं आ सकती। ये मतलब था, है ना, यही बात बोला था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में। तो W की वैल्यू कभी भी Q के इक्वल नहीं होगी, और इसीलिए ईटा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, ये इसका मतलब था। और अगर W Q के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट इधर जरूर जा रहा है, मतलब Q2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये हुआ आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, और उसकी उस चीज को समझते हुए ये हमने हीट इंजन को समझ लिया। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपका है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक आइडियल हीट इंजन है ना। हीट इंजन तो हमारा जो प्रैक्टिकल हीट इंजन हुआ, लेकिन कार्नो इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। और ये आइडियल हीट इंजन इसलिए है ताकि हम कोई भी अपना प्रैक्टिकल हीट इंजन बनाते टाइम एज अ सैंपल या एज अ आप कह सकते हैं अचीवमेंट, क्योंकि आइडियल हीट इंजन है, तो हम अपना जो हीट इंजन बनाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि हमारा हीट इंजन इस आइडियल हीट इंजन यानी कार्नो इंजन जैसा इफिशियंट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हमारे लिए सामने एक इंस्पिरेशन होगा, एक मोटिवेशन की तरह है ये कार्नो इंजन, जो कि एक आइडियल हीट इंजन है। तो कोई भी हीट इंजन हम लोग बनाते हैं, तो उसमें उसके बनाने में और उसके पूरे फंक्शन में हमारी कोशिश होती है कि हमारा हीट इंजन इस कार्नो हीट इंजन या आइडियल हीट इंजन की तरह परफॉर्म करे। 100% तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थियोरेटिकल चीज है और वो प्रैक्टिकल है। बट इसको हम लोग एज अ इसको क्या बोलते हैं, इस एग्जांपल के तौर पर मुझे एक बड़ा अच्छा वर्ड है ना, जैसे कोई भी काम करना होता है तो पहले छोटे स्तर पर करके उसको कंफर्म कर लेते हैं, फिर बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह से काम करता है। तो ये एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है, और 2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है, वही T1 और T2 ले लीजिए। और इसका जो ग्राफ होता है वो आप ग्राफ देख लीजिए, बाकी सारा प्रोसेस जैसे पीछे आपने देखा उसी तरीके से। और ये जो आपका है क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ इसका बना हुआ साइक्लिक प्रोसेस का, इस ग्राफ को बनाने के लिए जो काम किया गया, कि आपका जो ये वर्किंग सब्सटेंस था, और आपका इंसुलेटिंग स्टैंड था, आपका सोर्स था, आपका इधर सिंक था, इसको उठा के कभी यहां रखना है, फिर यहां रखना है, फिर यहां रखना है, ये सब हमने डिटेल में बताया हुआ है मास्टर बैच 1.0 के लेक्चर में। आपने 11-12 वाली क्लासेस में पढ़ा होगा इसको। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, तो उसके लिए आपको मास्टर बैच 1.0 का थर्मल फिजिक्स का लेक्चर देखना होगा। और मैं कहूंगा कि आप वैसे भी देख लीजिए, क्योंकि थर्मल फिजिक्स, वहां का थर्मल फिजिक्स और ये आपका सिलेबस थर्मल फिजिक्स बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। लास्ट के 2 टॉपिक छोड़ करके लगभग सारा कुछ मैच कर रहा है। और जो 2 टॉपिक मैच नहीं कर रहा, वो वैसे भी पढ़ने लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। तो आप सबको थर्मल फिजिक्स में रिकमेंड करूंगा, मैं ग्रुप में लिंक भी प्रोवाइड करूंगा उस पूरे प्लेलिस्ट का। टोटल 14 लेक्चर है, और मैं यही कहूंगा कि ये पूरा आपका यहाँ पर थर्मल का यूनिट कंप्लीट होने से पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो एज अ रिवीजन आपको लगेगा, और काफी चीजें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वो लेक्चर भी देखते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें कार्नो हीट इंजन का जो भी ये प्रोसेस हम करते हैं, उससे जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ देख लीजिए, P और V है, तो ये हुआ, और ये हुआ, ये 2 आपके आइसोथर्मल कर्व हैं, और ये 2 आपके एडियाबैटिक कर्व है। इधर से इधर जाने पर, इस डायरेक्शन में जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इधर से इधर आने पर ये आपका वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इस वाले केस में यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन एडियाबैटिक का ग्राफ था, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। और इस वाले में भी ये भी एडियाबैटिक है, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो चारों स्टेप क्या है, ए से बी क्या है, ये है आपका आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां से यहां तक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, लेकिन टेम्परेचर यहां T1 से बदल के T2 हो चुका है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, इसलिए जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। तो कार्नो हीट इंजन एक साइक्लिक रिवर्सिबल, हाँ साइक्लिक बोल दीजिए, आप कह सकते हैं रिवर्सिबल, ये आपका हीट इंजन है। मतलब जब ये आगे जाता है और वापस आता है, इस दौरान कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये कि जिस कंडीशन से होते हुए गया था, अगर हम सिचुएशंस को रिवर्स करें तो बिल्कुल वैसे वैसे ही रीट्रेस करते हुए वापस आ जा रहा है, रिवर्सिबल बोल सकते हैं। तो एबी आपको दिख रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा आपका बीसी आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीडी आपका टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डीए एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये चारों नाम। अच्छा, इस चीज को अगर हम टी और एस के फॉर्म में दिखाएं, टेम्परेचर और एंट्रोपी के फॉर्म में ग्राफ को अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करें, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। यही सेम चीज को अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो ये डायग्राम है, अगर हम उसको टेम्परेचर और एंट्रोपी के ग्राफ में कन्वर्ट करें, तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। ये देख लीजिए, ये आपका आइसोथर्मल हो जाएगा, ये पहला, और ये दूसरा वाला एडियाबैटिक हो जाएगा। ये आपका फिर से आइसोथर्मल हो जाएगा, ये आपका एडियाबैटिक हो जाएगा, है ना। तो आइसोथर्मल,
एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना, वही सारी चीजें यहां पर भी आएंगी, लेकिन ये टी और एस के बीच में जो ग्राफ खींचा गया ये वो है, ठीक है। तो बस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये हो गया आपका। इसको हम टी एस या टीडीएस ग्राफ बोलेंगे, इसको हम पीवी ग्राफ बोलेंगे। बाकी ये इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये आपका कार्बो हीट इंजन के लिए वही फार्मूला है, और यहां से आप देखिए दोनों इक्वल है, इससे पूरा कैंसिल होगा, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, है ना। तो यही फार्मूला हम लोग कार्बो हीट इंजन के लिए, और यही हम लोग अपने हीट इंजन के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए रेफ्रिजरेटर में अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस भी पीछे समझा ही दिया है, तो सब कुछ सिर्फ देख लीजिए, लिखा लिखा है। ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, और ये आपका हीट पंप है। हीट पंप मतलब हीट को निकाल करके पंप करके बाहर करेगा, मतलब ठंडी बॉडी से ही हीट और निकालेगा, एनर्जी और निकालेगा और ठंडा करेगा, और उस हीट को बाहर पंप कर देगा। तो हीट पंप, या इसको आप रिवर्स कार्नो इंजन भी बोल सकते हैं। कार्नो इंजन क्या कर रहा था, हॉट बॉडी से हीट को लेकर के कोल्ड बॉडी को दे रहा था, और ये उल्टा कर रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट को निकाल करके हॉट बॉडी को दे रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कार्नो इंजन है जो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रही है, और इसको हम लोग हीट पंप भी बोलते हैं। बाकी सिंबल वगैरह आप देख लीजिए वही है, यहाँ पर हम वहां उसमें भी Q1 बोलते थे, यहाँ Q2 बोलते थे, इसमें भी वैसे ही लीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ W ये काम करता था, यहाँ हमें बाहर से करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये Q2 और ये W मिलकर के Q1 बन के बाहर निकल रहे हैं, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसकी इफिशियंसी हम लोग मेजर करते थे, वैसे इसकी परफॉर्मेंस के लिए होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इफिशियंसी जैसी ही चीज है। और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसका फार्मूला देखिए, वहां इफिशियंसी का फार्मूला ईटा इक्वल टू W बाई क्या था, W बाई Q1, कि Q1 हीट देने पर कितना काम किया। और यहाँ क्या है, Q2 अपॉन W, बिल्कुल एक तो W और Q का रिवर्स ये प्रोसेस चेंज हुआ है, और 1 की बजाय 2 भी हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि Q2 अपॉन W का मतलब कि ये Q2 हीट को निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 हीट को निकाल करके इधर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये चीज है। तो Q2 अपॉन W ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और Q2 अपॉन W में W की जगह पर आप Q1 माइनस Q2 लिख देंगे, तो ये आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करके अलग अलग तरीके से ले आते हैं, तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में बिल्कुल इसी तरीके से, इसी के रेप्लिका जैसा, Q2 की जगह पर T2, Q1 की जगह पर T1 और Q2 की जगह पर T2 आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और हीट दोनों के फॉर्म में इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दोनों का रिलेशन याद रखिएगा। वहां क्या मिल रहा था, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ क्या मिल रहा है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 और T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आ गया, अब यहां से हमें एक काम करना होगा, एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा गया है, फेमस है, रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। हमने उसी क्वेश्चन को थियरी में ही यहीं पर ऐड कर दिया, ताकि वहां पर आपको रिवीजन जैसा फील आए, आपको याद हो जाए। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक सवाल है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन, है ना, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट इंजन का जो आपका इफिशियंसी है उसके बीच में क्या रिलेशन है, यानी ईटा और के बीच में रिलेशन बताना। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, जल्दी से आप देख लेंगे। ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो यहां से अगर हम T2 अपॉन T1 निकालना चाहें, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला T2 अपॉन टेम्परेचर वाला ही ले रहे हैं, तो इसको भी ले लेते हैं टेम्परेचर वाला ही, तो K इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो 1 अपॉन K बनेगा, और ये बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन T2। T1 माइनस T2 अपॉन T2 को अलग अलग करेंगे तो T1 अपॉन T2 मिलेगा, और T2 अपॉन T2 करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये चीज हमने रिवर्स किया, तो हमें ये पार्ट मिल गया, ये पूरा। और यहां से आप देखिए, यहां से अगर आप T1 अपॉन T2 निकालेंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका K प्लस 1 अपॉन में K, किसकी वैल्यू, T1 अपॉन T2 की वैल्यू। T1 अपॉन T2 यहां से निकाला तो ये आ गया 1 प्लस K अपॉन K, और यहां पर देखिए, यहां पर आपने T2 अपॉन T1 निकाला 1 माइनस क्या, ईटा। तो अगर हम लोग एक काम करें, एक काम ये करें कि ये T2 अपॉन T1 है, तो यहां से भी T2 अपॉन T1 निकाल लें। अगर T1 अपॉन T2 की ये वैल्यू है, तो इसका उल्टा करिएगा तो ये भी उल्टा होगा, K अपॉन 1 प्लस K हो जाएगा। और उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही चीज यहाँ पर निकाला है, T2 अपॉन T1, तो यहाँ भी हम निकालेंगे T2 अपॉन T1, इसका उल्टा करके, तो ये बन जाएगा K अपॉन 1 प्लस K, यानी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से, और वही वैल्यू जब हम इसकी निकालेंगे यहाँ से, तो ये 1 माइनस ईटा और यहाँ से K अपॉन 1 प्लस K, 1 माइनस ईटा और K अपॉन 1 प्लस K दोनों इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट करेंगे दोनों को, और हमें ईटा की वैल्यू अगर निकालनी है ना, ईटा की वैल्यू निकालनी, यहाँ ईटा लिखा हुआ अंदर, तो ईटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी, ये इधर जाएगा, ये उधर, 1 माइनस ये पूरा पार्ट उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस K अपॉन K, 1 प्लस K माइनस K अपॉन में 1 प्लस K, K जो माइनस आएगा और ये जो K प्लस आएगा कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस K, यानी ईटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस K, ईटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस K, ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये है आपकी इफिशियंसी। इनके बीच में रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, ये देखिए, ये 1 अपॉन 1 प्लस K है, तो 1 प्लस K को आप अगर होल पावर 1 करें और होल पावर 1 करके ऊपर ले जाएं तो होल पावर माइनस 1 बनेगा। बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे 1 प्लस nx के हिसाब से, तो यहाँ 1 माइनस K भी आ जाएगा, 1 माइनस K भी आ जाएगा, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस K बन जाएगा। चलिए, तो ये हुआ आपका रेफ्रिजरेटर, बस खत्म हो गया ये तो, है ना। ये
हाँ ये भी हो गया, 3 पेज था, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात है, तो बस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब इसी डेडिकेशन के साथ एग्जाम तक पढ़ते रहेंगे, है ना। पेड बैच का कोई मीनिंग निकलेगा और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, आप भी प्रयास करते रहिए। और कल की क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक आज की इस क्लास में पढ़े हैं उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे उस 24 में से वो सारे क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो कल नया कोई थ्योरी में बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद थर्मोडायनेमिक रिलेशन और आपका वो जूल बोल्ट्जमैन जो लॉ है और जूल्स जो थ्रोटलिंग प्रोसेस वगैरह वो सब में चले जाएंगे, तो वो नहीं जाना है। कल ऐसा करेंगे, कल ये जो बेसिक हमारे क्वेश्चन इससे आए हैं और थर्ड लॉ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड नाइट।